हेलो एवरीवन। मैं काव्या फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि फ्रांस काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप क्या है और कब से चला आ रहा है। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडिया और फ्रांस का एंशिएंट लिंक क्या रहा है, कब से रहा है, ब्रिटिश एरा से रहा है या मुगल एरा से रहा है या अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है। इंडिया और फ्रांस का जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। जियोपॉलिटिक्स टर्म जो है उसका मतलब होता है जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स, मतलब कि आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से जो पॉलिटिक्स डेवलप हुआ है, जो पॉलिटिकल रिलेशन डेवलप हुए हैं, उन्हें हम जियोपॉलिटिक्स का नाम देते हैं। इंडिया और फ्रांस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में हम बात करेंगे। डिफेंस में क्या कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज का एक दूसरे के लिए, स्पेस में क्या कॉपरेशन है, सिविल न्यूक्लियर में क्या कॉपरेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में क्या है, इकोनॉमिकली क्या कॉपरेट करते हैं दोनों एक दूसरे को। मीन्स हम हर एक एंगल यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, एसएनटी हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैप में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इंडिया और फ्रांस कहाँ पर है जियोपॉलिटिकली, जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी। ये इंडिया है और ये फ्रांस है। तो हमारे बीच में जो ट्रेड होता है, जो पहले होता था, वो यहाँ से होता था, मेनली सुएज कैनल से होकर के। एंशियंट इंडिया में की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप रहा है, जो एंशियंट लिंक रहा है, वो India and France have traditionally been close and friendly and both countries have a special relationship with each other. बहुत ही पुराना रिलेशनशिप रहा है। Both nations have a centuries old history of trade relations. From the 17th century until 1954, 17th century से लेकर के 1954 तक France maintained a colonial presence in the subcontinent. पुदुचेरी, जिसे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, वन ऑफ इट्स फॉर्मर इंडियन टेरिटरीज, is a popular tourism destination for French traveler to India. 17th सेंचुरी से लेकर 1954 तक जो फ्रांस था, फ्रेंच पीपल जो थे, उन्होंने अपना कॉलोनियल प्रेजेंस बना के रखा हुआ था पौंडीचेरी पर। और ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन भी था जितने भी फ्रेंच ट्रैवलर इंडिया आते थे उनके लिए। इन द 17th सेंचुरी, फ्रेंकोइस बर्नियर, यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि मुगल एरा में कौन कौन से थे। मीन्स ओवरऑल हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि फ्रांस के जो लोग थे वो मुगल एरा से लेकर के ब्रिटिश एरा तक हमेशा से ही हमारे कंट्री में आते रहे हैं और एक रिलेशन मेंटेन रहा है। इन द 17th सेंचुरी, अगर हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं, तो फ्रेंकोइस बर्नियर ये आए थे 1625 टू 1688। अ फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रैवलर, ये फिजिशियन थे और एक ट्रैवलर थे। ही बिकेम फॉर 12 ईयर ऑफ पर्सनल फिजिशियन ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब के ये पर्सनल फिजिशियन थे 12 साल तक। In the 18th century, France was actively involved in the European colonial power play in Indian Ocean region. 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन रीजन जो हमारा है, वहां पे फ्रांस बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व था यूरोपियन कॉलोनियल पावर प्ले में। मतलब कि कॉलोनी जो होती थी इनकी, ये हमारा जो इंडियन ओशन का रीजन है, ये वाला, यहाँ पर ये अपना पूरा का पूरा एक कॉलोनी प्रेजेंस बनाने में लगे हुए थे। द फ्रेंच जनरल डुप्लेक्स was allied to मुजफ्फर मुजफ्फर जंग इन डेक्कन एंड द चांदा साहेब इन कर्नाटिक वॉर्स। जो डुप्लेक्स था, जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा है, ही वॉज allied टू मुजफ्फर जंग इन डेक्कन एंड चांदा साहेब इन कर्नाटिक वॉर में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मेनली जो इनकी प्रेजेंस थी उसका रीजन था कि ब्रिटिश भी उस टाइम पे हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे और फ्रेंच पीपल भी आ रहे थे, पोर्टुगीज भी आ रहे थे, जैसे हमने पढ़ा। तो फ्रेंच पीपल को जो मेनली डर था वो था कि ब्रिटिश कहीं सारी की सारी कॉलोनीज पर कब्जा ना कर ले। तो एक पावर प्ले चलता रहता था ब्रिटिश पीपल के बीच में और फ्रेंच पीपल के बीच में। The French succeeded in the 1746 Battle of Madras but failed in the Battle of Arcot in 1951. 1746 में जो बैटल ऑफ मद्रास हुआ था उसमें तो ये लोग जीत गए थे, लेकिन उसके बाद में जो बैटल ऑफ आर्कोट हुआ 1751 में, उसमें फ्रेंच बहुत ही बुरी तरह से हारे एंड फाइनली दे सरेंडर इन 1752। और फाइनली बैटल ऑफ आर्कोट के बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो फ्रेंच अगेन हैड अ सक्सेस एट द कैप्चर ऑफ फोर्ट सेंट
David in 1758 under Lally, but were finally defeated at Machilipatnam 1759 and Vandavasi 1760। 1760 में एक तरह से कहा जाता है कि फ्रेंच पूरी तरह से इंडिया से अपना एक तरह से वाइप आउट हो चुके थे। उसके बीच में कई वॉर हुए जिसमें कुछ में ये जीते कुछ में हारे, बट 1760 के अराउंड लगभग इनका पूरा का पूरा साम्राज्य एक तरह से जा चुका था। फ्रेंच हैड लॉस्ट प्री एमिनेंस इन इंडिया विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। ये जो मैंने ऊपर बात की कि फ्रेंच ने अपना पूरा का पूरा प्री एमिनेंस जो था इंडिया के साथ में वो ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ में इनका 1763 में खत्म हो गया। ऑल्दो 5 ट्रेडिंग पोस्ट वर बीइंग मेंटेन्ड हियर, 5 जो थे ट्रेडिंग पोर्ट वो यहाँ पे बचे हुए थे, लिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डिस्प्यूट इन पावर प्ले विद द ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि जो ब्रिटेन के साथ इनका पावर प्ले चल रहा था वो चलता ही रहा क्योंकि यहाँ पर 5 पोर्ट जो थे वो बच गए थे। France was successful in supporting the American War of Independence in 1766 and wished to expel of the British from India as well। जो फ्रांस था वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ 1776 में उसमें सक्सेसफुली उसने सपोर्ट किया, और उनका जो मेन था कि वो मेन एक एम था वो था कि इंडिया से ब्रिटिश पीपल को एक्सपेल करना। While Great Britain established its authority over मद्रास प्रेसिडेंसी, ग्रेट ब्रिटेन ने जब अपनी प्रेसिडेंसी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था मद्रास में, कवरिंग द मॉडर्न इंडियन स्टेट ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु, मद्रास जो कि अब आंध्रा या तमिलनाडु आंध्रा और तमिलनाडु में बढ़ गया है। फ्रांस रिटेन्ड कंट्रोल ऑन पौंडीचेरी। ग्रेट ब्रिटेन का जो यहाँ पर शासन हो रहा था हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, जबकि फ्रांस जो था उसने कंट्रोल किया था पौंडीचेरी पर, कारिकल पे, यनम और माहे पे, एज वेल एज मेंटेनिंग ए फुटहोल्ड इन चंदानगर नाउ इन वेस्ट बंगाल। यानी कि जब ब्रिटेन का यहाँ पर कब्जा था तो फ्रांस का भी इन जगह पर कब्जा था, यानी कि ये इक्वल एक तरह से एक दूसरे को मात दे रहे थे ड्यूरिंग द, और एक दूसरे के लिए बहुत ही बड़े एनिमी थे क्योंकि दोनों को ही इंडिया पर अपनी कॉलोनियल प्रेजेंस चाहिए थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स सुब्रमण्य भारती, लाला लाजपत राय, श्री अरबिंदो, ये फिर और भी बहुत सारे थे, सॉट रिफ्यूज इन द फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया टू स्टे आउट ऑफ रीच ऑफ द ब्रिटिश। बहुत सारे ब्रिटिश राज में बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट में अपनी शरण ली थी और फ्रेंच पीपल जो थे उन्होंने हेल्प भी की थी। उनका मकसद कुछ और था, उनका मकसद था कि ब्रिटेन को यहाँ से वाइप आउट करना, इसलिए शायद वो इंडिया की हेल्प कर रहे थे। बट हमारा जो एक रिलेशनशिप रहा है इंडिया और फ्रांस का वो काफी स्ट्रांग रहा है एंशियंट टाइम से ही। इंडिया फ्रांस जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया एंड फ्रांस शेयर ए कॉमन ट्रेट ऑफ civilizational exceptionalism, and after the Cold War ended, both the countries were quick to espouse the virtues of multipolarity। जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ, हम सबको पता है कि इंडिया ने नैम पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि ना तो हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे और ना ही हम यूएसए के साथ जाएंगे, किसी भी एक कंट्री के साथ में हम उसका एलाई बन करके नहीं रहना चाहते थे। और फ्रांस ने भी सेम चीज अडॉप्ट की थी, यानी कि मल्टीपोलैरिटी, हम बाईपोलर वर्ड नहीं रखेंगे कि एक बाईपोलर मीन्स एक तरफ यूएसए है और एक तरफ यूएसएसआर है, दोनों ने ही मल्टीपोलैरिटी को ओपनली एक्सेप्ट किया था और प्रमोट किया था। Visualizing the changing geopolitics with focus shifting from Euro-Atlantic to Asia-Pacific, France decided on India as its preferred partner in Indian Ocean। जियोपॉलिटिक्स जो हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि फोकस जो है वो यूरो अटलांटिक से एशिया पैसिफिक पर शिफ्ट हो रहा है, तो फ्रांस ने डिसाइड किया था उसके साथ ही कि इंडिया उसका एक प्रेफर्ड पार्टनर बन सकता है इंडियन ओशन रीजन में। इवन बिफोर इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, जो हमारा पोखरण टेस्ट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, France declared that the nation's exclusion from global nuclear order was an anomaly and that needed rectification। 1998 में जब हमने पोखरण टेस्ट किया तो पूरा का पूरा वर्ल्ड एक तरह से इंडिया के अपोज में आ गया था। उस समय पर, यानी इवन उससे पहले भी फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया था और फ्रांस ने ये कहा था कि किसी भी एक ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर की वजह से एक नेशन को एक्सक्लूड कर देना, इट इज नॉट राइट एंड इट नीड्स रेक्टिफिकेशन। और जब ये हमारा परमाणु का जो टेस्ट हुआ था पोखरण टेस्ट, उसके बाद भी सारे के सारे कंट्रीज जब इंडिया के अपोज में थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ फ्रांस था जिसने हमारा सपोर्ट किया था ओपनली। आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट, France displayed an instinctual understanding of India's security compulsions। The strategic dialogue that began in 1998, और उसके बाद से ही हमारे strategic dialogue जो थे वो शुरू हो गए थे, has grown over the years to cover the nuclear
स्पेस, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद से हमारा जितना भी ये रिलेशनशिप रहा है, जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग 1998 में शुरू हुए थे, वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ते ही गए हैं। टू कवर द न्यूक्लियर फील्ड कवर कर लिया गया, स्पेस कवर हो गया, डिफेंस कवर हुआ, साइबर सिक्योरिटी कवर हुआ, इंटेलिजेंस शेयरिंग कवर हुआ एंड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। इन सारे के सारे फील्ड में हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है। इंडिया एंड फ्रांस हैव ट्रेडिशनली क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस। इंडिया और फ्रांस के ट्रेडिशनली बहुत ही क्लोज और फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। इन 1998 जब हमारा पोखरण टेस्ट हुआ, the two countries entered into a strategic partnership which is emblematic of their convergence of views on a range of international issue apart from a close growing bilateral relationship. जब 1992 में हमने strategic partnership में एंटर किया, तो उस समय हमें ये दोनों ही कंट्रीज को ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक बायलेटरल रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि उनके जो व्यूज हैं वो बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज पर भी सेम है। जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी दोनों कंट्री की, इंडिया और फ्रांस की, उसके जो मेन प्रिंसिपल पिलर्स थे वो है डिफेंस कॉपरेशन, हमारा जो एक दूसरे के लिए डिफेंस में कॉपरेशन है, स्पेस कॉपरेशन एंड सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। ये तीन जो हैं ये हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के प्रिंसिपल पिलर्स हैं। Apart from these traditional fields of cooperation, India and France are increasingly engaged in new areas of cooperation. ये जो हमारे के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फील्ड हैं तीन, उसके अलावा भी अभी हम न्यू एरियाज में भी कॉपरेशन करते जा रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पर, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें कि इंडिया और फ्रांस दो मेन कंट्रीज थे जो कि सामने आए थे, जिन्होंने सारी बाकी की सारी कंट्रीज को ये साइन करने के लिए कन्विंस किया था। तो बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिसमें हमारी पार्टनरशिप डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब हम एक एक करके सारे फील्ड में जो हमारे कॉपरेशन है उनके बारे में बात करेंगे। अगर हम डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, तो रेगुलर एक्सचेंज ऑफ विजिट एट द लेवल ऑफ सर्विस चीफ टेक्स प्लेस। दोनों ही कंट्रीज के जो सर्विस चीफ हैं वो एक दूसरे की कंट्री में लगातार विजिट करते रहते हैं। द थ्री सर्विसेज यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनके बीच भी हमारी दोनों कंट्री के बीच में रेगुलर डिफेंस एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। एक्सरसाइज शक्ति जो कि आर्मी के लिए होती है, एक्सरसाइज वरुणा जो कि नेवी के लिए होती है, एक्सरसाइज गरुड़ा जो कि एयरफोर्स के लिए होती है। Apart from the service level staff talk, the two sides have a high committee on defense cooperation. Service level staff talk के अलावा दोनों साइड, दोनों ही कंट्री के पास में एक हाई कमिटी ऑन डिफेंस कॉपरेशन है जो कि मिलती है एनुअली एट द लेवल ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी। दोनों ही कमिटी के डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो एनुअली एक दूसरे से मिलते हैं। एंड द फ्रेंच डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्ट्रेटजी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा वेरियस स्टाफ कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो रेगुलरली चलते रहते हैं। दोनों ही कंट्री के बीच में जो नई रिसेंटली जो डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट हुई है, जैसा कि हम सब जानते हैं राफेल डील हुई है, हमने बहुत सारे राफेल जो है फ्रांस से खरीदे हैं। P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट, ये दो जो है वो अभी नई हमारी डिफेंस डील हुई है फ्रांस के साथ में। अगर हम स्पेस कॉपरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो इंडिया एंड फ्रांस हैव अ रिच हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस गोइंग बैक टू 50 इयर्स विद इसरो। इंडिया और फ्रांस की एक रिच हिस्ट्री रही है स्पेस के फील्ड में, with the 50 years going back with ISRO and the French Space Agency CNES जो कि है हमारी सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। CNES जो है एक फ्रेंच नेम है जिसका मीनिंग है बेसिकली इंग्लिश में सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। CNES carrying on various joint research program and लॉन्च ऑफ सैटेलाइट। इसरो और जो फ्रांस की हमारी स्पेस एजेंसी है उन दोनों ने मिल करके बहुत सारे जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम चला रहे हैं और बहुत सारे सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। France continues to be a major supplier of component and equipment for the Indian space program. France जो है वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए हमें जितने भी कंपोनेंट और इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो कंटिन्यूसली एक मेजर सप्लायर बना हुआ है उन सब चीजों का। बिल्डिंग ऑन द हिस्टोरिकल लिंकेज इन द एरेना ऑफ सिविलियन स्पेस, जो हमारे हिस्टोरिकल लिंकेज रहे हैं सिविलियन स्पेस में, उसके लिए बोथ इंडिया एंड फ्रांस दोनों ही कंट्री ने दे इशूड ज्वाइंट विजन फॉर स्पेस कॉपरेशन। दोनों ही कंट्री ने एक ज्वाइंट विजन जो है वो इशू किया है फॉर स्पेस कॉपरेशन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रेसिडेंट मैक्रोन टू इंडिया। जब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया विजिट किया था उस समय ये ज्वाइंट विजन फॉर स्पेस कॉपरेशन जो है वो इशू किया गया था। The joint vision spells out the concrete areas of future cooperation in this field. जो ज्वाइंट विजन है वो उन दोनों का जो
दोनों ही कंट्री ने जो हमारा फ्यूचर कॉपरेशन के लिए जो भी उनके आइडियाज हैं उसको स्पेल करता है। इसरो एंड सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज CNES will realize their third joint satellite mission तृष्णा। दोनों ही कंट्री ने मिल करके एक ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन, तीसरा सैटेलाइट मिशन जो है तृष्णा, उसे लॉन्च किया है, विच इज मेंट फॉर इकोसिस्टम स्ट्रेस, जो कि इकोसिस्टम में जितना भी स्ट्रेस है इस टाइम उससे रिलेटेड होगा, एंड द वाटर यूज मॉनिटरिंग, और वाटर यूज मॉनिटरिंग के लिए होगा, as also accommodation of a French instrument of India's OceanSat-3 satellite। इसके अलावा हमारा जो GSAT-18 है, इट वाज लॉन्च फ्रॉम, हमारे बहुत से सैटेलाइट हैं जो कि हमने फ्रांस से लॉन्च किए हैं, फ्रांस के किसी न किसी आइलैंड से लॉन्च किए हैं या किसी और पर्टिकुलर जो उनका एरिया रहता है वहां से लॉन्च किए हैं। GSAT-18 was launched from Ariane Space Kourou on 5th October 2016, which was the 20th ISRO satellite launch by Ariane Space। हमारा 20th सैटेलाइट जो था GSAT-18 वो भी हमने फ्रांस से लॉन्च किया। उसके बाद में GSAT-17 भी कोरो से ही लॉन्च किया गया था। तो हमने अपने बहुत से सैटेलाइट हैं जो फ्रांस से लॉन्च किए हैं। अब अगर हम बात करेंगे सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की, तो अ लैंडमार्क एग्रीमेंट ऑन सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस ऑन 30 सितंबर 2008। 2008 में ही हमारा सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन पर एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन हो चुका था। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन क्या होता है? एक होता है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए या परमाणु टेस्ट के लिए, जैसे कि हमने 1998 में किया था। और एक है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, मेडिसिनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो वो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर होता है कि जब आप सिविल पर्पज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। तो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो था दोनों कंट्रीज के बीच में, वो 30 सितंबर 2008 को ही एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो चुका था। Subsequently, during the visit of President Nicolas Sarkozy on India, जब निकोलस सरकोजी इंडिया आए दिसंबर 2010 में, तो हमारा जितना भी न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, सिविल न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो होता है वो NPCIL में होता है, जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड द अर्ली वर्क एग्रीमेंट बिटवीन NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड एरेवा, जो कि फ्रांस की कंपनी है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR। EPR होता है इवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर, फॉर द जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। NPCIL की कई जगह प्लांट है, उसमें से एक प्लांट है जैतापुर में। तो उसके लिए हमारी दोनों कंट्रीज के बीच में एक जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू फ्रांस इन अप्रैल 2015, और जब 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस विजिट किया, उस समय L&T and Arena signed an MOU to maximize the localization of manufacturing of critical and large forging involved in EPR technology। जो भी EPR टेक्नोलॉजी में जितनी भी क्रिटिकल या लार्ज फोर्जिंग इन्वॉल्व होती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लोकलाइजेशन पे मेन फोकस किया गया, जो कि हमारा JNPP जवाहरलाल नेहरू जैतापुर पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके लिए, इंक्लूडिंग द रिएक्टर प्रेशर वेसल एंड एरेवा एंड NPCIL साइन अ प्री इंजीनियरिंग एग्रीमेंट। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है या दूसरे तारापुर में, अभी हम आगे देखेंगे कि जब US ने हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाईज जो था तारापुर के लिए 1984 में कट कर दिया था, तो फ्रांस बिकेम द फ्यूल सप्लायर। फ्रांस नहीं है उस टाइम हमें फ्यूल सप्लाई किया था। तो हमारी जो, इसीलिए हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसका भी एक, उसका सबसे प्रिंसिपल जो एक आइटम है वो है सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, यानी कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां पे फ्रांस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में हो या फ्यूल प्रोवाइड करने में हो। तो फ्रांस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाता है इंडिया का सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की दृष्टि से अगर हम देखें तो। France became the fuel supplier following the nuclear supplier group waiver in 2008. India and France signed a civil nuclear cooperation agreement providing the framework for building the French extended producer responsibility reactor in India। जब 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर वेवर के बाद में इंडिया और फ्रांस ने एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग फ्रांस ने फ्रेंच जितने भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिएक्टर है उनको प्रोवाइड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। अब अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन की, तो इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च CEFI-PRA based in New Delhi, जो कि न्यू दिल्ली में based है, established in 1987, is playing a major role by funding joint proposal for research in science and evaluation existing research project। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो इंडो फ्रेंच सेंटर है जो कि न्यू दिल्ली में है,
वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्रोवाइड करता है। जो भी हमारी रिसर्च हो रही है साइंस में या जितने भी एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट है उनको प्रमोट करने के लिए। several other bilateral cooperation program, बहुत सारे ऐसे bilateral cooperation program exist including an Indo-French ministerial level joint committee on science and technology जो कि 2016 में establish हुआ है, whose first meeting was held in New Delhi in June 2018। ऐसे बहुत सारे bilateral cooperation और भी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसपे कि दोनों कंट्रीज पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं अपना। It is estimated that there are about 10,000 Indian students in France। ऐसा एक एस्टिमेट है कि लगभग 10,000 हमारे जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो फ्रांस में अभी स्टडी कर रहे हैं। Encouraged by the offer of courses in English medium and French Institute of Higher Education, जितने भी फ्रेंच इंस्टीट्यूट हैं हायर एजुकेशन के वो फ्रेंच लैंग्वेज के अलावा वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी कोर्सेज ऑफर करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में मेनली अबाउट 3,000 न्यू इंडियन स्टूडेंट कम टू फ्रांस एवरी ईयर। और 3,000 से ऊपर इंडियन स्टूडेंट जो है वो फ्रांस जाते हैं हर साल, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा लैंग्वेज का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। और ये इंग्लिश प्रोवाइड करना या आप किसी दूसरे कंट्री की अगर लैंग्वेज में कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है कि आप वहाँ की लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। During the visit of Honorable Prime Minister to Chantilly, the two-sided encouraged their respective universities and academic institutes to increase the number and quality of student exchange with the aim of reaching the number of 25,000 by 2025। जो कि अभी 10,000 हमारे इंडियन स्टूडेंट फ्रांस में पढ़ रहे हैं। जब 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ तो दोनों कंट्री ने ये डील साइन किया कि हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएंगे और एक टारगेट है कि 2025 तक हमारे 25,000 जो है वो उस एक्सचेंज प्रोग्राम में कवर हो सके। ड्यूरिंग द विजिट एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट वाज आल्सो साइंड फॉर कॉपरेशन इन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इन कोर्सेज के साथ में जो हाई लेवल के बिजनेस मैनेजमेंट टाइप के जो कोर्सेज हैं उनके अलावा बेसिक कोर्सेज, बेसिक स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। 7 bilateral joint working group in the various field exist which are, दोनों की कंट्रीज में बहुत से bilateral joint working group चल रहे हैं बहुत सारे फील्ड्स पे, जो कि हैं आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन पर चल रहा है, रोड्स के लिए चल रहा है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट जनरली हम करते हैं तो हमारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते चले जाते हैं हम, एनवायरमेंट जो होता है वो डिग्रेड होने लगता है, आसपास का कोस्टल एरियाज में हम बिल्डिंग्स बना लेते हैं। तो उन सब के लिए एक डील की गई है दोनों कंट्रीज के बीच में कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट कैसे किया जाए। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड डील हुई है, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट से भी रिलेटेड डील हुई है, एनर्जी से रिलेटेड हुई है, पोस्ट से रिलेटेड हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे के सारे एरियाज ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं इन दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशनशिप में। अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो वो होती है उसकी इकोनॉमी, क्योंकि उसी पर ही उसका पूरा का पूरा ढांचा एक तरह से टिका होता है। तो बोथ इंडिया एंड फ्रांस हैव इंपॉर्टेंट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड एंड कॉमर्शियल कोऑपरेशन। दोनों ही कंट्री इंडिया और फ्रांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है एक दूसरे की कंट्री में, ट्रेड में एंड कमर्शियल कोऑपरेशन भी है। फ्रांस हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर इंडिया। फ्रांस जो है वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स एफडीआई का बन करके उभरा है इंडिया के लिए, विथ मोर देन 1,000 फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया। 1,000 से भी ज्यादा फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट हैं, विद अ टोटल टर्नओवर ऑफ 20 बिलियन यूएस डॉलर एंड एम्प्लॉइंग अराउंड 3 लाख पर्सन्स। जो हमारे फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत सारे 1,000 के ऊपर इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो लगभग 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनका टर्नओवर है 20 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा। फ्रांस इज द 9th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। फ्रांस जो है वो 9वां सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में, विद अ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 6.59 बिलियन यूएस डॉलर from April 2000 to April 2018. There are more than 150 Indian companies operating in France. हमारे यहाँ पे 1,000 से ज्यादा फ्रांस की जो कंपनी है वो काम कर रही है और हमारी लगभग 150 इंडियन कंपनीज हैं जो कि फ्रांस में ऑपरेट कर रही हैं, इंक्लूडिंग सब सब्सिडीज जो हैं, और वो लगभग 7,000 लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती हैं।
Almost all the major French companies are present in India, including Renault, Saint-Gobain, Voila, Michelin, Capgemini. Capgemini एक बहुत ही बड़ी कंपनी है. Sanofi, EDF, Airbus, Lactalis, Sodexo, Total and others. ऐसे बहुत सी फ्रेंच कंपनीज हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंट हैं. और इंडिया की कौन कौन सी कंपनी वहां पे प्रेजेंट है, वो रिलायंस ग्रुप हो गया, टाटा, महिंद्रा, L&T and other big companies have tied the joint cooperation with major French companies like Dassault, Safran, Thales, इलेक्ट्रिक एंड अदर्स इन डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर. इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, L&T और भी बड़ी बिग कंपनीज जो हैं, उन्होंने सारे ही कंपनीज ने लगभग ज्वाइंट एक डील की है, ज्वाइंट कॉपरेशन की कि वो एक दूसरे को डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पूरा का पूरा कॉपरेट करेंगे. फ्रेंच इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड to major opportunity in the Indian project including the smart city and renewable energy. फ्रांस की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, वो बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी के लिए को ढूंढ रही हैं इंडियन प्रोजेक्ट में, जो कि हमारे नए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत शुरू हो रहे हैं. स्मार्ट सिटी मिशन हो या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ हो, वहां पे फ्रांस अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हैप्पीली. फ्रेंच साइड हैज बीन एक्टिवली कोऑपरेटिंग विद द वेरियस प्रोग्राम. फ्रांस साइड जो है वो बहुत ही एक्टिवली कोऑपरेट भी कर रहा है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में, इन स्पेशली 3 स्मार्ट सिटीज, पौंडुचेरी, पुदुचेरी, क्योंकि पौंडुचेरी से फ्रांस का काफी पुराना एक वो उनका ही कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट रहा है, तो एक बहुत ही पुराना रिलेशन रहा है. पौंडुचेरी, नागपुर एंड चंडीगढ़, इन 3 सिटीज में फ्रांस बहुत ही एक्टिवली कोऑपरेट कर रहा है. SNCF, the French Railways and the Indian Railways have established a permanent Indo-French Railway Forum. जो फ्रांस का जो ग्रुप है फ्रेंच रेलवेज का और इंडियन रेलवेज ने एक परमानेंट इंडो फ्रेंच रेलवे फोरम जो है वो एस्टेब्लिश किया है. They have been cooperating in the studies for the feasibility of semi-high speed upgrade of Delhi Chandigarh section and station development study of Ambala and Ludhiana. वो एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं इनकी फिजिबिलिटी को समझने के लिए. अगर हम बात करें कि हमने बात कर ली कि उनका इकोनॉमिक ऑपरेशन क्या क्या है, हमने बात कर ली कि SNT में क्या है, हमने बात कर ली कि एजुकेशन में उनका कॉपरेशन क्या है एक दूसरे के लिए, इकोनॉमी में क्या है, डिफेंस में क्या है, हमने ये भी देख लिया. तो अगर अब हम बात करना चाहते हैं एंशियंट लिंक की, तो वो कहीं ना कहीं कल्चर से रिलेटेड होता है. तो अगर कल्चरल कॉपरेशन की बात करें, तो इंडियन कल्चर enjoys a wide admiration among the people of France. फ्रांस के जो लोग हैं उनके बीच में इंडियन कल्चर जो है वो खासा एडमायर किया जाता है. एन इंडियन कल्चर सेंटर नेम्ड विवेकानंद कल्चरल सेंटर, विवेकानंद कल्चरल सेंटर नाम का एक इंडियन कल्चर सेंटर इज बीइंग ओपन इन पेरिस, पेरिस में ओपन किया जा रहा है. द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया. एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है पेरिस में, उसने ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड अदर सिटीज ऑफ फ्रांस सिंस 2016 से वो वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड हैव रिसीव्ड अ वाइड एक्लेम एंड प्रेस कवरेज. और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है उनके इस इनिशिएटिव को और प्रेस कवरेज मिल रहा है. Year-long celebration have also been organized to commemorate 150th birth anniversary of महात्मा गांधी. 150th एनिवर्सरी जो कि हमारे पूरे देश में मनाई गई, ये भी वहाँ पे एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया. फ्रांस में भी 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु नानक देव जी भी वहाँ पे मनाया गया. 70th ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि हमारे कल्चरल लिंकेज जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम एक दूसरे की कल्चरल चीजों को प्रमोट कर रहे हैं एक दूसरे की कंट्री में. गांधी जी की जयंती है वो वहां पे सेलिब्रेट की जा रही है, योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 2016 to 2018 continues and is under implementation. कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है वो इनिशियली 2016 to 2018 था, वो कंटिन्यू किया जा रहा है और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has also offered 5 scholarship for study in Sanskrit in India to French nationals. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो फ्रांस के स्टूडेंट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं कि वो संस्कृत में स्टडी कर सकें, तो उनको 5 तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है. वेरियस अदर बायलैटरल प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन. इसके अलावा कल्चरल एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए बहुत से बायलैटरल प्रोग्राम अंडर इम्प्लीमेंटेशन है. As decided during the visit of President Hollande to India,
इन जनवरी 2016 में जैसा कि डिसाइडेड था, प्रेसिडेंट होलांडे की विजिट होने वाली है इंडिया में। तो वो विजिट जब हुई थी तो आईसीसीआर presented the Namaste France Cultural Festival in France। तो आईसीसीआर ने नमस्ते फ्रांस नाम का एक कल्चरल फेस्टिवल फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया था फ्रॉम 15 सितंबर टू 30 नवंबर 2016। The festival brought home to the French audience various manifestations of Indian culture। वहाँ पे फ्रांस की जो ऑडियंस है उनको बहुत सारे manifestations देखने को मिले इंडियन कल्चर के, इंक्लूडिंग द क्लासिकल कंटेम्पररी डांसेस एंड म्यूजिक एग्जीबिशन सेमिनार फूड फैशन फिल्म्स, हर चीज को जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो फ्रेंच नेशनल्स वहां पर देख पाए इस प्रोग्राम के तहत। तो हमारा कल्चरल लिंकेज की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एंशियंट टाइम से वो चले आ रहे हैं। The festival saw more than 80 events presented in more than 40 cities in France and proved to be a great success. Government of India has also offered 5 scholarship for study in Sanskrit in India to French nationals। जैसा कि हमने बात की कि फ्रेंच नेशनल्स को इंडिया में अगर वो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो उनको 5 तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बहुत से अदर बायलेटरल प्रोग्राम भी कल्चरल कोऑपरेशन के लिए चल रहे हैं। Cooperation in the field of S&T and education, in the field of science and technology, in the Indo-French Center, the promotion of advanced research is based in New Delhi, established in 1987, is playing a major role in funding joint proposal for research in science and evolution, existing research project. Science and technology में जो Indo-French सेंटर है हमारा प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च के लिए, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है, वो 1987 में स्टेब्लिश हुआ और एक बहुत ही बड़ा रोल ये करता है, प्ले करता है ज्वाइंट फंडिंग देने के लिए। ज्वाइंट इंडो फ्रेंच रिसर्च प्रोजेक्ट funded by CEF IPRA have led to several patent, several other bilateral cooperation program exist। इसके अलावा बहुत से bilateral cooperation program जो हैं वो exist करते हैं, including the establishment of an Indo-French ministerial level joint committee। एक जॉइंट कमिटी बनाई गई है ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि प्रेसिडेंट हॉलैंड जब इंडिया आए थे उस टाइम पे डिसाइड हुआ था, तो एक जॉइंट कमिटी बनाई गई है दोनों के बायलैटरल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर 5000 इंडियन स्टूडेंट इन फ्रांस। ये एक एस्टिमेशन है कि हमारे लगभग 5000 इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो फ्रांस में हैं। Encouraged by the offer of courses in English medium in the French Institute of Higher Education, especially in the field of business management, about 3000 Indian students come to France every year। क्योंकि फ्रांस में इंग्लिश मीडियम में भी प्रमोट की जा रही हैं कुछ कोर्सेज, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट हो गया या अदर कोर्सेज हो गए, तो वहाँ पे हर साल इंडियन स्टूडेंट जो है उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। There are more than 50 Indian community organizations active in the France। हमारे लगभग 50 के ऊपर इंडियन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि फ्रांस में एक्टिव हैं। मेजर कम्युनिटीज जो हैं कंस्टिट्यूटिंग द इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन, जो हमारी मेजर कम्युनिटीज हैं जो फ्रांस में हैं, वो हैं जो कि पुदुचेरी से जिनका ओरिजिनेशन है, या तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब इनकी, या तो पंजाबीज हैं वहाँ पे या गुजरातीज हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और पुदुचेरी के लोग भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। कंसुलर इश्यूज की अगर हम बात करें तो बायलेटरल कंसुलर रिलेशंस आर गाइडेड बाय द फॉलोइंग 4 एग्रीमेंट। 4 एग्रीमेंट हैं जो कि हमारे कंसुलर रिलेशंस को गाइड करते हैं। इंडिया फ्रांस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अगस्त 2005, एक इंडिया फ्रांस की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई थी 2005 में। सेकेंड है इंडिया फ्रांस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इन क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स के लिए भी हमारी एक लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी हुई है, इंडिया फ्रांस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इंडिया फ्रांस एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन जनवरी 2008। 2008 में एक इंडिया फ्रांस का एग्रीमेंट हुआ है ऑन द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन। जो हमारा चौथा एग्रीमेंट है वो है इंडिया फ्रांस एग्रीमेंट ऑन एग्जेम्पशन ऑफ वीजा रिक्वायरमेंट फॉर डिप्लोमेट। डिप्लोमेट के लिए वीजा रिक्वायरमेंट का एग्जेम्पशन किया जाएगा, उसके लिए हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था 2013 में। तो ये 4 हमारे कंसुलर जो बायलैटरल रिलेशन के रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 के 4 एग्रीमेंट करते हैं। India and France have committed to take forward their decisions on bilateral partnership agreement on migration and mobility with a view to conclude them as soon as possible। इंडिया एंड फ्रांस ने एक दूसरे के बायलैटरल पार्टनरशिप को माइग्रेशन और मोबिलिटी इस व्यू से भी कंक्लूड करने की कोशिश की है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो ये था हमारा इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप का एक पूरा ओवरऑल व्यू, जिसमें हमने बात की कि उनका एंशिएंट लिंक क्या रहा है,
उनका डिफेंस में क्या कोऑपरेशन रहा है, बाकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या रही है, सिविल न्यूक्लियर डील में क्या रहा है, स्पेस में क्या कोऑपरेशन रहा है, दोनों कंट्री एसएनटी में एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करते हैं, एजुकेशन में कैसे करते हैं, कल्चर में कैसे करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंडिया और फ्रांस का जो हमारा रिलेशनशिप है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको रेफरेंसेस डिटेल में पढ़ने हैं तो ये रहे कुछ रेफरेंसेस जो इस वीडियो में यूज किए गए हैं। आप यहाँ पर जा करके डिटेल में इस वीडियो को डिटेल में इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं अगर आपको और डिटेल एनालिसिस करना है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।